नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं एग्जिट पोल की। 8-10 एग्जिट पोल जो है वो कल शाम से आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। अब उसके बाद में एक बड़ा सवाल जो सबके मन में उठता है कि क्या इस बार भी एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव और फिर उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से पूरा एग्जिट पोल पलट गया था, तो क्या इस बार भी पलटेगा क्या? तो इसमें जो है मुझे लगता है कि इस बार महाराष्ट्र और झारखंड का जो एग्जिट पोल है वो ज्यादा बदलने वाला है नहीं। अब उसके पीछे तर्क जो है वो अपनी जगह है और फैक्ट्स अपनी जगह है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में इसी बात का जवाब दूंगा और फिर उसके बाद में हम एक सही से विश्लेषण करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे कैसे निकल रही है और कांग्रेस पार्टी इतनी पीछे क्यों रह रही है। क्योंकि आपने देखा है मीडिया इस वक्त दो तरीके से काम कर रहा है। विश्लेषण के बजाय जो है वो फैक्ट्स पे ज्यादा काम कर रहा है। चाहे वो बीजेपी के फेवर का मीडिया है तो वो बढ़ चढ़ के जो है वो उसी बात को दिखा रहा है, और दूसरी जो वामपंथी मीडिया है वो अपने तरीके से विश्लेषण कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें पारदर्शिता की जरूरत है। सही जानकारी जो है वो जरूरी है कि आखिर इस समय कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और एग्जिट पोल क्यों नहीं बदलने वाले। तो पहला सवाल अपना यही था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव में एक आकलन में जो गलती हुई, क्योंकि मीडिया ने जो एग्जिट पोल किया था वो सिर्फ और सिर्फ मोदी लहर पे किया था। ग्राउंड पे तो आजकल आपको पता ही है कि बहुत कम लोग जो है वो ग्राउंड पे उतरते हैं, तब वो एक जगह बैठ के ही जो है वो सारा आकलन करते हैं और उसके बाद में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, और वहीं से वो सारी चीजों को उठा लेते हैं। तो आकलन में गड़बड़ कहां हुई कि मोदी लहर में, और मोदी लहर में ऐसा हुआ क्योंकि उसमें दूसरे किसी की हम बात नहीं कर रहे, मैं भी शामिल हूं, क्योंकि मैंने 350 के आसपास जो है वो एनडीए गठबंधन की सीटों की बात की थी, लेकिन वो नहीं मिली। आकलन गलत क्यों हुआ? क्योंकि लोग जो है वो उदासीन उदासीन मतदाता जो है उसने निराश किया। लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे क्योंकि उनको लगा कि नरेंद्र मोदी की जीत जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। ये जो है वो बड़ा उसका फैक्ट एक कारण था। हरियाणा विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक लहर बनाई गई थी और 3 मुद्दों को जो है वो केंद्र में रखा गया था, किसान, पहलवान और जवान। लेकिन फिर वहीं मैं आ जाता हूं कि धरातल पे जिस तरीके से काम हुआ उसको कोई समझ ही नहीं पाया और वहां पे भी जो है वो आकलन में गलती हुई। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है उसको हम समझते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आप सीधे तौर से देखोगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों गठबंधनों की सबसे बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 सीटों के आसपास चुनाव लड़ रही है और 102 सीटों के आसपास जो है वो कांग्रेस पार्टी 149-102 के आसपास। लेकिन इस स्थिति में आप अगर नेक टू नेक फाइट की बात करें तो नेक टू नेक फाइट में जो है वो लगभग 75 से 76 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की आपस में लड़ाई और टक्कर देखी जा सकती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस लड़ाई को जो जीतेगा उस गठबंधन को इसमें बढ़त मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो नैरेटिव तैयार किया था, एक संविधान कि संविधान को बदल दिया जाएगा, और दूसरा आरक्षण, तो आरक्षण के मुद्दे पे जो है वो जातियों को बांटने की एक सफल प्रयास किया गया था और उसमें कांग्रेस पार्टी सफल भी हुई थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें जो जातिगत वाला जो आंकड़ा था उसमें फंसी हुई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उसके काउंटर में भूल की, और भूल की वजह यह हुई कि चुनाव से हाथ धोना पड़ा। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन सीटें कम हो गई। अब ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ का जो बटोगे तो कटोगे, इस नारे ने जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और महाराष्ट्र में जो है वो जिस तरीके से हिंदू जो बटा हुआ था उसको एक करने का एक प्रयास किया, वो कितना सफल होगा, क्योंकि फिर भी हम एक गुंजाइश लेके चलते हैं कि 23 तारीख को आखिरी जो परिणाम होगा वो सर्वमान्य होगा। तो उसके उनके लिए जो है वो हम इस चर्चा को छोड़ देते हैं। तो ये एक जो है वो बड़ा कारण था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी,
तो कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में अगर सबसे बड़ी कोई कमजोर कड़ी निकल के आएगी तो वो कमजोर कड़ी होगी राहुल गांधी। अब कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि राहुल गांधी को वो कब तक ढोएंगे, और अगर ऐसा ही चलता रहा गांधी परिवार के पीछे, तो फिर कांग्रेस पार्टी जिस हाशिए पे खड़ी है, इससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, इससे नीचे ही जाएगी। अब अगर आप कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेसी कार्यकर्ता है या कांग्रेस के फॉलोवर है, हो सकता है मेरी बात ये जो है वो आपको चुभ जाए, लेकिन तर्क यही है और फैक्ट्स भी यही है कि राहुल गांधी के दो बड़े मुद्दे जो है वो हर चुनाव में हम देखते थे, जिसपे राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव दिखाई देते थे। एक, अंबानी और अडानी। दूसरा, आपने देखा जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पे मुस्लिम वोट को इकट्ठा रखना, ध्रुवीकरण करना या तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के खिलाफ जो है वो बोलना। लेकिन इस चुनाव में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह में, क्योंकि झारखंड में तो राहुल गांधी ने वैसे भी 3 ही रैलियां की है, तो अगर आप इसको समझोगे तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की जो है वो कमजोर कड़ी यही थी कि राहुल गांधी जिस तरीके से वो हर चुनाव में जो है वो रैलियां करते थे, उसमें वो बहुत पीछे दिखाई देते हैं। जबकि आप भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग में देखोगे तो वहां पे जो है वो धड़ाधड़ जो है वो रैलियों का सिलसिला चलता रहा, चाहे वो बड़ा नेता हो या फिर छोटे नेता हो। दूसरा, महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी बात अब तक जो है वो राहुल गांधी सावरकर को माफी वीर। आपने देखा होगा इससे पहले के जितने भी चुनाव थे उन सब में सावरकर को वो माफी वीर और नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, इनडायरेक्टली वो हिंदुत्व पे अटैक करते थे। लेकिन इस चुनाव में उससे बचते हुए दिखाई दिए। और वैसे सावरकर का जो अगर आप इतिहास समझोगे तो पार्टियां क्या कहती है, अगर हम उसमें नहीं जाएं तो आप समझ के देखिए कि कांग्रेस पार्टी का गठन ही अंग्रेजों द्वारा किया गया, उसको बनाया भी अंग्रेजों ने, पहला अध्यक्ष जो है वो भी अंग्रेज था। क्यों बनाया गया? इनडायरेक्टली जो है जो आंदोलन मूवमेंट जो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए थे उनको किस तरीके से दबाया जाए। तो सच्चाई तो यह है। अब इस सच्चाई से हम कितना भी भागे या कितना भी मुंह मोड़े, उसमें जो है वो कोई तर्क नजर नहीं आता है। लेकिन इसका दूसरा तर्क अगर हम समझें तो वीर सावरकर को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ा करती है, तो कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है कि आजादी में उसी का जो है वो सबसे बड़ा योगदान था, उन्हीं के नेताओं का योगदान था, तो आप एक चीज देखिए उठा के, महात्मा गांधी, मैं उनको भी इसमें जो है वो शामिल कर रहा हूं। अगर वहां तक भी हम जाते हैं तो क्यों किसी को जो है वो काले पानी की और इस तरीके की कठोरतम सजा क्यों नहीं हुई? क्यों उनको सिर्फ घरों में कैद किया करके रखा, सिर्फ और सिर्फ बाहर नहीं आ सकते थे, बाकी अपने घर पे जैसे रहते हैं उनको वो सारी सुख सुविधाएं जो है वो उन घरों में दी जाती थी। और अगर इसमें आपको रिसर्च करना है तो जिस पुणे के घर में महात्मा गांधी को कैद करके रखा गया था अपनी पत्नी और कुछ लोगों के साथ में नजरबंद किया था, आगा खां पैलेस, तो आप उसको जाके देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पे वो जेल है या फिर आलीशान जो है वो एक घर था। तो ठीक ऐसे ही और नेताओं को भी अगर आप देखोगे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, किस तरीके के वो जेल में रहे, लेकिन वीर सावरकर को जो है वो किस तरीके से काले पानी की सजा दी गई थी, किस कोठरी में उनको रखा गया था। और फिर उसके बाद में ये एक कारण जरूर बनता है क्योंकि उनकी जो माफी जो चिट्ठी थी, लेकिन वो एक जेल से बाहर आने का अपना एक तरीका होता है, और इसी के ऊपर जो है वो राहुल गांधी लगातार माफी वीर बोलते थे। तो इस चुनाव में राहुल गांधी का ये मुद्दा कहां चला गया, क्यों नहीं बोल पाए? तो इसमें अब आपको समझना पड़ेगा कि कमजोर कड़ी कौन सी। अब कांग्रेस पार्टी की 2 कमजोर कड़ियां इसमें निकल के आएगी इस पूरे चुनाव के विश्लेषण में, अगर परिणाम आता है जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो उसमें निकल के आएगा एक शरद पवार। क्योंकि शरद पवार की वजह से जिस क्षेत्र में, मराठवाड़ा क्षेत्र में शरद पवार जो है वो अपना वोट बैंक मानता है, उसमें इस तरीके की बात करना, और उस स्थिति में जब हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जोर पकड़ता है, तो राहुल गांधी को या तो दबाया गया या राहुल गांधी जो है वो इसको समझ गए। तो एक सबसे बड़ा कारण, जिस तरीके से वो हिंदुत्व पे अटैक करते थे उस तरीके से अटैक नहीं किया। और नुकसान, अगर हम इसके नुकसान की हम बात करें तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का नया एक मुस्लिम अवतरण जो अवतार रूप सामने आया,
उस वजह से वोट बैंक जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ कांग्रेस का जो है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राहुल गांधी से इस बार जो है वो भरोसा उठ गया। और मौलानाओं को आपने सुना होगा जिस तरीके से वो जनाब उद्धव ठाकरे जो है वो कहते हुए नजर आए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण जो हमें समझना चाहिए। दूसरा, जिस अंबानी और अडानी की बात राहुल गांधी करते थे, उसको आखिर जो है वो महाराष्ट्र में जाकर उस मुद्दे को इतना बड़ा क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि हर चुनाव में झारखंड में फिर भी कोशिश की और लास्ट में एक जो है वो तिजोरी लेके एक तो सेफ है, लेकिन सीधे तौर से जो है वो राहुल गांधी अटैक करने से बचे। और उसकी भी बड़ी वजह जो है वो हम समझ सकते हैं, वो भी शरद पवार ही रही होगी। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार ने जो खुलासा किया, क्योंकि इसमें एक होता है कि अपनी तरफ से बात जो है वो बढ़ाकर जो है वो बात करना, हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। और फैक्ट्स ये कहते हैं कि जब अजीत पवार ये कहता है कि उस वक्त 2019 में जब सरकार के गठन की बात आई, तो अडानी के घर में जो मीटिंग हुई थी उसमें शरद पवार भी मौजूद थे। तो फिर ये रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है, शरद पवार और अडानी का? तो ये भी एक जो है वो सबसे बड़ा कारण जिसको कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं पाई। तो ये कांग्रेस पार्टी जिस गठबंधन में ये सोच रही थी कि वो सत्ता में आ जाएगी, वो गठबंधन ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो इसमें बन गया। और इसमें सबसे कमजोर कड़ी फिर निकल के आ गई राहुल गांधी। तो राहुल गांधी सीधे तौर से अडानी पे हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि शरद पवार के जिस तरीके से रिश्ते हैं, तो यहां पे भी जो है वो बात साफ तौर से समझ में आती है, जिसका कि पिछले 15 दिनों से बड़ा इंतजार था कि ये चीजें जो है वो राहुल गांधी महाराष्ट्र में किस तरीके से आगे लेके जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है वो ये सारे कहें कि ये सारी बातें या नैरेटिव जो है वो महाराष्ट्र में गूंज रहे। तो ये भी एक जो है वो सबसे बड़ा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को शामिल किया गया। तो अब तक जो है वो कांग्रेस पार्टी को हमने देखा कि वो बाला साहब ठाकरे को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई देती थी। और उसी वजह से बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम से लेके या कट्टर हिंदुत्ववाद की अगर राजनीति की, तो वो बाला साहब ठाकरे ने की। और बाला साहब ठाकरे के खिलाफ बात करने से कांग्रेस पार्टी को यह फायदा होता था कि मुस्लिम वोट जो है वो उसकी तरफ देखता था, कि हिंदुत्व के मुद्दे से अलग मुस्लिम वोट जो है वो किसके साथ जाए, तो वो फिर सीधी तौर से कांग्रेस पार्टी के। तो इस बार ये भी एक जो है आपने देखा जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की जो पुण्यतिथि थी उसके ऊपर श्रद्धांजलि देना, हालांकि ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाए। और आपको ये भी पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी रैली तक में ये कह दिया था कि राहुल गांधी जो है वो बाला साहब के लिए 2 शब्द कह के दिखाएं। तो ये एक जाल था, जिसमें जाल में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से ट्रैप में फंस गई। और इस ट्रैप की जिम्मेदारी सीधे तौर से अगर हम देखें तो राहुल गांधी की जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस चुनाव में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों को ही जो है वो जिस तरीके से नजरअंदाज किया, सिर्फ एक संविधान की वो फोटो प्रति जो है वो लेकर लहराते रहे, जबकि वो समझ ही नहीं पाए कि ये मुद्दा जो है वो लोकसभा के बाद जो है वो चलने वाला नहीं है। और उसके बहुत से कारणों की हम चर्चा भी कर चुके हैं। तो इस पूरे गठबंधन में महाविकास अघाड़ी, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में दूसरी अगर किसी पार्टी की हम बात करते हैं जैसे शरद पवार, तो शरद पवार अजीत पवार और शरद पवार की जो एनसीपी है वो भी लगभग 35 सीटों के आसपास जो है वो लड़ाई में शामिल दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी जो चाबी है, गाड़ी है सत्ता के लिए, गठबंधन के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के पास थी 102 सीटें। लेकिन नेक टू नेक फाइट में 76, और 76 में से भी अगर आप देखोगे तो आपको कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि उनको लग रहा है कि ये 40 और 50% के स्ट्राइक रेट से ज्यादा जीतने वाले हैं नहीं। कहने को जो है वो बहुत कुछ कहा जा सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी 76 में से अगर मान के चलिए 35 सीटें भी अगर जीत जाती है, तो उससे महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए ये जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है कि इस चुनाव में महायुति की सरकार जो है वो आराम से बनने जा रही है। तो ये एक जो है वो सबसे बड़ा कारण होने वाला है। दूसरा, हम आ जाते हैं झारखंड में इसी के साथ में। तो झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जो है वो अपनी बाजी जीतने की कोशिश की, उसके मुकाबले हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी वहां पर भी जो है वो गौण रह गई। मतलब जिस तरीके की लड़ाई जो है वो कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए था, वो लड़ाई लड़ी नहीं। इसलिए हमने एक चीज तो कहा कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के
हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से फाइट करी है, उस हिसाब से लग रहा है कि झारखंड में कांटे की टक्कर है। लेकिन फिर भी एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे जो है वो न्यूट्रल सी नजर आती है। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की, जिसको कांग्रेस पार्टी जो है वो लेकर चल रही है, अगर वो 3 रैलियां करे तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की स्थिति क्या है। और फिर एक और सबसे बड़ा कारण, जब हम इन कारणों की बात करते हैं तो वो सबसे बड़ा कारण है, जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे के ट्रैप में पूरा विपक्ष फंस गया। इसके बाहर निकलने की कोई गुंजाइश जो है वो विपक्ष ने दिखाई ही नहीं। किसी मुद्दे पर विपक्ष जो है वो आता हुआ ही नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इसको घेरते हुए नजर आया। और उनका मुद्दा सिर्फ यही जो है वो हिंदू मुस्लिम या बटोगे तो कटोगे। ये जो है वो सारे कारण, जिसमें एक कारण ये भी था कि जिस तरीके से उलेमाओं ने, मौलानाओं ने जो है वो फतवे जारी किए, उससे भी हिंदुओं को लगा कि अब जो है वो एक हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो उलेमाओं की और मौलानाओं की जो रणनीति थी, वो भी कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध होने वाली है इस चुनाव में। और फिर आता है आरएसएस। आरएसएस जिस तरीके से इस चुनाव में उतरा है, क्योंकि आरएसएस पर्दे के पीछे के खिलाड़ी है। वो क्या करते हैं ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो कैसे करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, ये आपने हरियाणा में देखा होगा। जिस तरीके से 8 दिन में, क्योंकि आरएसएस की एक कार्य प्रणाली और रणनीति का हिस्सा होता है कि वो घर घर से वोटर्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इस चुनाव में तो खबरें यह तक है कि जिस तरीके से जो वर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, जो बूथ तक नहीं पहुंच सकते और विकलांग है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने बहुत तगड़े तरीके से जो है वो रणनीति बनाई। और कार्यकर्ताओं को ये सीधे तौर से संदेश दिया गया कि उनको घर तक जाएं, घरों से बाहर निकालें और बूथ तक लेके जाएं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ के देखिए कि इन लोगों को अगर कोई घर से लेने जाएगा तो फिर वोट कहाँ जाएगा। तो ये भी, और खबर ये भी है कि जिस तरीके से एक एक बूथ पे जो है वो लगभग ऐसे जो है वो 3 से 5 हजार की संख्या में लोग आइडेंटिफाई किए हैं। तो ये जो है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा, आरएसएस का गढ़ है महाराष्ट्र, नागपुर। और ऐसी स्थिति में अगले साल जो है वो आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ पूरी होने वाली है। तो आरएसएस तो यही चाहेगा कि महाराष्ट्र में जो है वो मायावती की, बीजेपी की सरकार रहे। तो ये भी एक जो है वो बड़ा कारण है। और इसीलिए जिस तरीके से मोहन भागवत ने सीधे तौर से बटोगे तो कटोगे का समर्थन किया, और उसके बाद में ठीक ऐसे ही 65 संस्थाओं के साथ में जो है वो आरएसएस की मीटिंग हुई, और जिसमें यह तय किया गया कि वो एक अभियान चलाएगी और उस अभियान की थीम होगी सजग रहो। तो कारण जो है वो इस चुनाव में आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, जिससे आपको लगेगा कि ये एग्जिट पोल जो है वो ठीक इसी तरीके से रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अब जो सबसे बड़ी जो कमजोरी निकल के आएगी, राहुल गांधी हो या फिर इस चुनाव के बाद में जिस तरीके से हिंदुत्व विरोध की एक छवि जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर यही परिणाम आते हैं जो एग्जिट पोल में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि हिंदू इस चुनाव में ना भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ना कांग्रेस हार रही है। इसमें जो है वो हिंदुओं की लड़ाई हिंदुओं से थी, और हिंदू अगर ये लड़ाई जीत जाता है तो फिर आगे निकट भविष्य जो है वो कांग्रेस का अंधकार में ही नजर आता है। कांग्रेस के पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को यह सबक होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गई, और जिस तरीके से जेपी नड्डा की आरएसएस को लेकर टिप्पणी थी, और उसके बाद में जो हाल हुआ, उससे बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी की कमान जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़े एग्रेसिवली या हिंदुत्व की जो राजनीति की, उसका अगर फायदा होता हुआ दिख जाता है और ये परिणाम में तब्दील हो जाता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हौसले यहाँ से बुलंद हो जाएंगे, और अगले चुनावों में हम जो है वो इसका असर हमें देखने को भी मिलेगा। और खबर तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ का ये जादू चलने वाला है। तो आप मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ की ये जो है वो यूपी के जो चुनाव है उसकी सेमीफाइनल जो है वो मैच होने वाली है, क्योंकि 9 सीटों पे जो चुनाव है उससे सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा तो जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इससे जो है वो जो ध्रुवीकरण या जो जातियों में बांटने की हिंदुओं को राजनीति थी, वो यहीं पे जो है वो उस पर ब्रेक लग जाएगा, और विपक्ष को जो है वो अपनी रणनीति को बदलने पर विचार करना पड़ेगा। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो योग बटोगे तो कटोगे, और अब जो कुंभ जो अभी प्रयागराज में चलेगा,
उसका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है वो वीडियो देखते हैं, चाहे दोनों तरफ से किसी के भी देखें। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहकर जो है वो सही विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जीत रहे हैं और उसमें हँसते हुए अगर वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझ के चलिए कि वो जो है वो एक तरफ़ा बात कर रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर आपने कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो आप सही तरीके से करोगे, तो मुझे लगता है कि लोगों पे जो है वो इस बात का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और ये आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। एग्ज़िट पोल सही होंगे, गलत होंगे, किसी के ऊपर टिप्पणी करना, मैं फिर कहता हूँ कि इनकी ज़रूरत ही नहीं होती। आप फैक्ट्स पे काम करिए और फैक्ट्स पे काम करके जो है वो अपने विवेक और विचार दोनों का इस्तेमाल कीजिए और फिर उसके बाद में आप देखिए कि आप कहाँ जो है वो सही सोच रहे हैं और कहाँ तक आप गलत सोच रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।